नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 अगस्त 2024 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, 2024 में किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान इन्हें द्वीप राष्ट्र की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान मिला है, जो पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा फिजी की यात्रा का प्रतीक है। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश और द्वीप समूह है। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के उत्तर में कोरोस सागर से घिरा हुआ है। इसमें 300 से ज़्यादा द्वीप हैं, जिनमें से सिर्फ 100 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। इस देश को सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने 1 अगस्त को महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का पदभार ग्रहण किया और इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। लेफ्टिनेंट जनरल नायर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चिकित्सा शिक्षा घटक का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया था। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में कितने टन दालों का आयात किया? हाउ मेनी टन्स ऑफ पल्सेस डिड इंडिया इंपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4.65 मिलियन मीट्रिक टन। यह वर्ष 2022-23 में 2.5 टन मिलियन टन से अधिक है और वर्ष 2018-19 के बाद से सबसे अधिक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि साल दर साल किस प्रकार से दालों का आयात बढ़ता ही चला जा रहा है, मात्रा के टर्म में भी और रुपीज़ के टर्म में भी। न्यूज़ में भी क्यों है, भारत ने मोजाम्बिक से तुअर दाल का आयात पुनः शुरू किया है, क्योंकि इसे भारत विरोधी समूह द्वारा बाधित किया गया था। वर्ष 2023-24 में भारत ने लगभग 7.71 लाख टन तुअर, जिसे अरहर दाल भी कहते हैं, का आयात किया, जिसमें से 1/3 मोजाम्बिक से आया था। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि वैश्विक उत्पादन का 25%, उपभोक्ता भी नंबर 1 पे है, विश्व खपत का 27% और इम्पोर्टर यानी आयातक भी है 14% के साथ। पारंपरिक चिकित्सा का पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट सेंटर कार्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर ऑफिस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जामनगर। अभी न्यूज में क्यों है, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जुलाई में जिनेवा में WHO मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह में एक दाता समझौते यानी डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय शर्तों की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को साक्ष्य आधारित परंपरागत पूरक और एकीकृत चिकित्सा यानी TCIM के लिए ज्ञान के एक प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और धरती के स्वास्थ्य तथा कल्याण को आगे बढ़ाना है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में बनाया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी को आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी है, जो भारत का पहला स्वदेशी PFBR है। किसी परमाणु रिएक्टर में क्रिटिकलिटी तब होती है जब विखंडन द्वारा पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, जो रिसाव या अवशोषण के कारण नष्ट हुए न्यूट्रॉन की जगह ले लेते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या अस्थिर बनी रहे। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI
की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था। तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन अकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन अकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन अकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। भारत में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड आर लोकेटेड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार देश में स्वर्ण अयस्क प्राथमिक के कुल भंडार 501.83 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा संसाधन बिहार में 44% है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है राजस्थान 25% के साथ, कर्नाटक है तीसरे स्थान पर 21% के साथ। यदि उत्पादन देखेंगे तो देश के कुल स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक का ही अकेले योगदान कितना है? 80% है। कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ विश्व की सबसे प्राचीन और गहराई पर मौजूद स्वर्ण की खदानों में से एक है। केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में स्वर्ण पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा भी की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता है। किस देश को विश्व की एलर्जी राजधानी के रूप में जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द एलर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ 10 में से 1 शिशु का खाद्य पदार्थों के माध्यम से एलर्जी का उपचार किया जाता है। अभी न्यूज में क्यों है?
ऑस्ट्रेलिया ने शिशुओं में पीनट एलर्जी, जब प्रतिरक्षा प्रणाली पीनट प्रोटीन को हानिकारक मान लेती है, के उपचार के लिए एक अभूतपूर्व कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ओरल इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करना है। यह कार्यक्रम 12 महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए उपलब्ध है जो पीनट एलर्जी के प्रति संवेदनशील हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे सहभागी अस्पतालों की निगरानी में हैं। भारत में शिशुओं में पीनट एलर्जी का प्रचलन काफ़ी कम, कितना है, 0.03% है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चौथा पोजीशन पर है। यहाँ देखिए, यह जो टेबल है यह अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डेटा के आधार पर लौह अयस्क उत्पादन वाले देशों की एक सूची है। तो सबसे नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया, 2022 में प्रोडक्शन इतना हुआ है पूरे दुनिया में। न्यूज में भी क्यों है, वित्त वर्ष 2023-24 में कुल MCDR खनिज उत्पादन में लौह अयस्क 275 मिलियन मीट्रिक टन और चूना पत्थर 450 मिलियन मीट्रिक टन का योगदान लगभग 80% होगा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक तथा चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक है। भारत सरकार ने पहली बार शाकनाशी सहिष्णु बासमती चावल की किस 2 गैर ट्रांसजेनिक किस्मों के व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ विच 2 नॉन ट्रांसजेनिक वेराइटीज ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट HT बासमती राइस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा धान की धारणीय कृषि के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है, जो जल का संरक्षण करते हैं तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य पहाड़ियों के भीतर स्थित है। इस पार्क में 3 अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पंपाथा वन्यजीव अभयारण्य और उमरिया, शहडोल और कटनी जिलों में फैले आसपास के अधुसूचित बफर एरिया। अभी न्यूज में क्यों है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन सर्कल में वर्ष 2021 और 2023 के बीच 43 बाघों की मृत्यु पर एक विशेष जांच दल SIT की रिपोर्ट ने भारत में वन्यजीव संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं जताई है। भारत में 5 साल में 168 मौतें हो चुकी है बाघों की, जो कि बाघों के शिकार की अंतर्राष्ट्रीय साजिश को दिखा रहा है। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। BPSC प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और YouTube वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। खरबूजा महल जो हाल ही में खबरों में रहा है किस राज्य में स्थित है? खरबूजा महल व्हिच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। यह स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे शाह शुजा की पत्नी बेगम बिल्किस का मकबरा है। यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। न्यूज में भी क्यों है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बुरहानपुर में स्थित 3 प्राचीन स्मारक खरबूजा महल, नादिर शाह का मकबरा और तीसरा बीबी साहिबा की मस्जिद, जिसे बीबी की मस्जिद भी कहते हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। यह निर्णय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के रुख का समर्थन करता है, इस दावे पर आधारित था कि ये स्थल प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित हैं। भारत को निम्न में से किस निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति श्रृंखला परिषद यानी सप्लाई चेन काउंसिल। भारत को आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF समझौते के तहत स्थापित 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से एक का उपाध्यक्ष चुना गया है। 14 सदस्यीय IPEF ने अपनी वर्चुअल बैठकों में इन निकायों की स्थापना की। तो निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन कौन से हैं? तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद में अमेरिका है अध्यक्ष और भारत है
उपाध्यक्ष। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क यानी क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क में कोरिया गणराज्य अध्यक्ष और जापान है उपाध्यक्ष। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड में अमेरिका अध्यक्ष और फिजी उपाध्यक्ष। और ये बाल अधिकार सलाहकार बोर्ड तो है ही नहीं। 2023 में कृषि उत्पादों के सबसे बड़े निर्यातक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 8। विश्व व्यापार संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023 में कृषि निर्यात में 2022 के $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन रह जाने के बावजूद वर्ष 2023 में कृषि उत्पादकों के मामले में दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जबकि शीर्ष 10 निर्यातक देशों में से 7 में गिरावट देखी गई है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the 32nd Triennial International Conference of Agricultural Economists ICAE 2024 organized? The right answer is option number B। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में ICAE 2024 का उद्घाटन किया। थीम क्या था इसका? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फ्लड सिस्टम्स। यह 65 वर्षों में पहली बार है कि ICAE भारत में आयोजित किया गया। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 39वां रैंक है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में से 39वें स्थान पर है। 2021 में प्रकाशित पिछले संस्करण में भारत 54वें स्थान पर था। पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से 6 से 8 अगस्त को नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। बिम्स्टेक देशों में दुनिया की कितना प्रतिशत आबादी रहती है? 21% आबादी रहती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में, बांग्लादेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया गया है? इन विच यूनियन टेरिटरी हैज ई सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप बीन लॉन्च्ड फॉर 3 न्यू क्रिमिनल लॉज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 अगस्त को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए। इन ऐप से पूरे तंत्र की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है भी? गुलाब चंद कटारिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूनुस। आवामी लीग सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों हफ्तों के छात्रों के विरोध के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भारत भागना पड़ा। एक बांग्लादेशी उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और नागरिक समाज के नेता हैं जो 8 अगस्त से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक के साथ 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब पेरिस ओलंपिक से संबंधित 2 प्रश्न को इसमें लेते हैं। वैसे तो पेरिस ओलंपिक का एक स्पेशल वीडियो जारी किया गया है जिसे आप चैनल पर देख सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन द गोल्ड मेडल इन द वीमेंस 50 kg रेसलिंग एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सारा हिल्डेब्रांड। यूएसए की सारा ने क्यूबा की यूस्नेलिस गुजमान लोपेज को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। न्यूज में क्यों है बना हुआ ये? ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली जिसने कि लोपेज को 5-0 से हराकर भारत की स्टार रेसलर गिनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। कितना अधिक भार हुआ था? मात्र 100 ग्राम अधिक था 50 किलो से। फोगाट ने अपने 3 मुकाबलों में से
4 बार की विश्व और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हराकर सनसनी फैला दी थी। सुसाकी ने अंततः ब्रॉन्ज मेडल जीता और विनेश फोगाट को रैंकिंग में सबसे नीचे स्थान दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों का पोल वॉल्ट स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन मेंस पोल वॉल्ट गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्मंड डुप्लांटिस। स्वीडन के आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस ने न केवल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। इन्होंने बार को 6.25 मीटर तक बढ़ाकर 6.24 मीटर के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। सिल्वर मेडल मिला है सैम कैंड्रिक्स को, यूएसए के हैं, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है इमैनुएल करालिस, ग्रीस के हैं। दिग्गज नृत्यांगना यामिनी कृष्णामूर्ति, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? वेटनर डांसर यामिनी कृष्णामूर्ति हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दिग्गज नृत्यांगना यामिनी कृष्णामूर्ति का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष की थी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल हैंडलूम डे 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सतत बुवाई, वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स, यानी सतत भविष्य की बुनाई। 2025 में भारत सरकार ने स्वदेशी आंदोलन की शताब्दी मनाने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया था। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने 50,655 करोड़ रुपए की लागत से कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी है? हाउ मेनी नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स हैज बीन अप्रूव्ड रिसेंटली बाय द यूनियन गवर्नमेंट एट ए कॉस्ट ऑफ 50,655 करोड़ रुपीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2 अगस्त को देश भर में 50,655 करोड़ रुपए की लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजित होने का अनुमान है। पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब की गई थी? When was PM कुसुम स्कीम स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू की थी, जिसे जनवरी 2024 में किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने, उनकी आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। नंदिनी साकार योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नंदिनी साकार योजना। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। यह योजना नीति आयोग द्वारा एक महिला केंद्रित पहल है, गलत है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए इस नई योजना की शुरुआत की है। यह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता गतिशीलता का समर्थन करता है, यह बिल्कुल सही है। महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है, यह गलत है। महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 1 और 3 गलत है। इसका उद्देश्य एनसीडीसी के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना है। अभ्यास तरंग शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज तरंग शक्ति। गलत उत्तर ही चुनना है। यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है यह। इसका दूसरा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया था। नहीं, दूसरा नहीं बल्कि पहला संस्करण। इसका पहला चरण उत्तर भारत में और दूसरा चरण दक्षिण भारत में आयोजित किया गया। नहीं, यह उल्टा लिखा गया है। पहला चरण दक्षिण भारत में जबकि दूसरा चरण उत्तर भारत में आयोजित किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 गलत है। इसका पहला फेज 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में आयोजित किया गया और दूसरा फेज 29 से 14 सितंबर तक जोधपुर राजस्थान में। कुल मिलाकर 18 देशों ने अभ्यास में भाग लिया। तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी। सही उत्तर चुनना है। यह एक प्राकृतिक गैस है जिसे लगभग 260 डिग्री माइनस फ़ारेनहाइट पर तरल अवस्था में ठंडा किया जाता है, बिल्कुल सही है यह। तरल अवस्था में प्राकृतिक गैस की मात्रा गैसीय अवस्था में इसकी मात्रा से लगभग 600 गुना कम होती है, यह भी सही है।
वर्ष 2023 में कतर भारत के लिए एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा। यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। अभी न्यूज में क्यों है, वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए भारत के लिए एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिसने वर्ष 2023 में 3 मिलियन टन के लगभग की आपूर्ति करते हुए संयुक्त अरब अमीरात यूएई को पीछे छोड़ दिया। पहले स्थान पे तो कतर बरकरार है ही। प्राकृतिक गैस पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक स्वच्छ और किफायती विकल्प है, जिसमें 70 से 90% मीथेन होता है, जो भारत के हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। पेंगोंग त्सो झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेंगोंग त्सो लेक। सही उत्तर चुनना है। यह लद्दाख में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक लंबी, सकरी, गहरी अंतर्देशीय झील है। बिल्कुल सही है। भारत और चीन के पास क्रमशः इस झील का 1/3 तथा 2/3 हिस्सा है। सही है। झील के पश्चिमी तट पर फिंगर्स के रूप में जानी जाने वाली रेखाएं हैं। गलत। पश्चिमी नहीं बल्कि उत्तरी तट पर ये रेखाएं हैं। भारत का दावा है कि एलएसी फिंगर 8 से होकर गुजरती है, लेकिन फिंगर 4 तक नियंत्रण रखती है, जबकि चीन का दावा है कि एलएसी फिंगर 2 पर है। इस झील का पूर्वी छोर तिब्बत में स्थित है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 2, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। अभी न्यूज में क्यों है, चीन ने पूर्वी लद्दाख में इस झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने हेतु एक सेतु का निर्माण को पूर्ण करने के साथ साथ इस पर आवागमन प्रारंभ कर दिया है, जो भारत के लिए चिंता का सबब है। हम्पी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हम्पी। सही उत्तर चुनना है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही। यह तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। नहीं, उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिणी तट पर स्थित है। इस स्थल में लगभग 1600 स्मारक हैं और यह 41.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह तो बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 3 सही है। न्यूज में अभी क्या है, हम्पी के आसपास के क्षेत्र में पत्थर उत्खनन गतिविधियां शुरू हो गई है। पर्यावरणविदों और पर्यटकों ने इन गतिविधियों के कारण इस स्थल की ऐतिहासिक तथा पारिस्थितिक अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर अलग अलग मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। थोरियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थोरियम। सही उत्तर चुनना है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धातु है, जो मिट्टी, चट्टान और पानी में पाया जाता है। बिल्कुल सही। यह यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय से बनता है, रेडियो एक्टिव डीके से बनता है। बिल्कुल सही है। थोरियम डाइऑक्साइड मनुष्यों में एक कार्सिनोजेन है। यह फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। यह भी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका उत्पादन केरल और तमिलनाडु के तट पर पाए जाने वाले इल्मेनाइट और मोनाजाइट भंडार से होता है। अभी न्यूज में क्यों है, शोधकर्ताओं ने थोरियम 229 नाभिक उत्तेजना के लिए एक लेजर विकसित करके और इसे एक ऑप्टिकल क्लॉक से जोड़कर परमाणु घड़ियों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। समय ज्ञात करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर गणना करने से लेकर परमाणुओं और उनके नाभिकों का उपयोग करने तक विश्व का विकास होता आया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।